नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज का अगला पॉइंट अपने पास 13 नंबर की यूनिट उसका एंडिंग वाला पॉइंट है जिसका नाम है दोपहर का भोजन। इस दोपहर के भोजन नामक रचना को लिखने वाले विद्वान कौन है? तो आंसर आता है अपने पास, वो है अमरकांत। इस अमरकांत के द्वारा दोपहर के भोजन कहानी को इतना शानदार तरीके से यहाँ पर इसमें लिखा गया है कि सामान्यतः इसमें यहाँ पर 5 पात्र हैं। एक जिसे हम यहाँ पर सिद्धेश्वरी के नाम से जानते हैं, दूसरा जो है अपने पास रामनाथ के नाम से जानते हैं, तीसरे को जो है वो हम रामचंद्र के नाम से जानते हैं, तो एक हमारे पास यहाँ पर ये वाला जो है वो मोहन है, और एक इसमें यहाँ पर कहीं न कहीं अगर हम इसकी बात करते हुए अगर दिखाई दें तो एक हमें प्रमोद के रूप में पात्र आता हुआ दिखाई देता है। बेसिकली इस कहानी का जिस हमें जिस दिशा की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता है उसमें से एक पहला शब्द है आपके पास यहाँ पर अमरकांत के लेखनी की स्टाइल, वो है यथार्थवादी। और इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो समाज में जैसा दिखाई दे रहा है उसको उसी के उसी रूप में वापस लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना। इसका मतलब है यहाँ पर यह है कि जो आम तौर पर जो एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है और मध्यम वर्गीय परिवार किस प्रकार से संघर्ष करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर संघर्ष के साथ में जो अपना आत्म स्वाभिमान होता है उस आत्म स्वाभिमान को कहीं न कहीं बचाए रखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये परिवार। इसी परिवार को अमरकांत के द्वारा दोपहर के भोजन नामक टाइटल के नाम से शानदार तरीके से चित्रित किया गया है, जिसमें यहाँ पर इस दोपहर के भोजन की नायिका के रूप में सिद्धेश्वरी को लिया गया है। उनके पति एक छोटे मोटे मुंशी या क्लर्क की नौकरी करते हैं जिन्हें रामनाथ के नाम से संबोधित किया गया है, और 3 बच्चों की यहाँ पर बात की गई है, जिसमें एक हमारे पास यहाँ पर रामचंद्र, एक मोहन और एक प्रमोद के रूप में हाईलाइट होते हुए दिखाई देते हैं। इन सभी बातों को यहाँ पर कि जब इन्हें भोजन कराने की बारी आती है तब वहाँ पर माँ कैसे एक एक रोटी में जो है पेट भरने के बच्चों की बात आती हुई दिखाई देती है, और उसके बाद में उसके पास खुद के खाने के लिए जब एक रोटी फिर बच जाती है तो उसमें से भी आधी रोटी और रख देती है और आधी रोटी में ही अपना पेट भरने का प्रयास करती है। इट मीन्स यहाँ पर ये कहानी कि क्या अगर हम यहाँ पर देखें तो एक रोटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें से भी उन पात्रों के द्वारा भी चूंकि अपने स्वाभिमान अपनी गरीबी को हाईलाइट न होने देना है, इसलिए वहाँ पर एक आध रोटी खा करके ही कहना कि आज तो हमारा बहुत पेट भर गया है, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमारे घर की हालत बड़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर ख़राब हैं और पिताजी के द्वारा जितना कुछ कमाया जाता है उतने में तो महीना भी नहीं निकलता है। इसी बात को यहाँ पर अमरकांत के द्वारा शानदार तरीके से इसमें चित्रित किया गया है। इसी बात को अपने को देखना है ना। अगेन ये नाम है आपके पास सिद्धेश्वरी का, ये नाम है आपके पास यहाँ पर इनके पति का रामनाथ का, 3 संतान है यहाँ पर जिसमें एक रामचंद्र, एक मोहन, एक प्रमोद। ये अपने को इसमें यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। और अगला कीवर्ड याद रखना है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की यथार्थ स्थिति का धुआंधार तरीके से चित्रण किया गया है इसमें। और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार इट मीन्स यहाँ पर गरीबी, इट मीन्स यहाँ पर बेरोजगारी, इट मीन्स यहाँ पर भूखमरी। और भूखमरी की वजह से जो सबसे छोटा वाला जो बच्चा है वो तो ऐसा दिखाई देता है कि उसकी हड्डियां जो है चारों तरफ से अगर आप क्यों ना उसमें वहां पर गिन लो, पेट जो है उसका बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। इट मीन्स वहां पर कुपोषित वाली चर्चा कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये पार्ट का जो मैसेज है उस पार्ट के मैसेज को आप अधिकांश भारतीय वर्ग की अगर स्थिति देखोगे तो अमरकांत ने ये कहा कि इसी प्रकार से होता हुआ दिखाई देता है। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। रचना है दोपहर का भोजन, लिखने वाले विद्वान है अमरकांत। यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अमरकांत का जन्म होता है 1925 में और इनका निधन होता है वो है 2014, है ना। याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा गांव में, उत्तर प्रदेश का जो एक जिला है जिसका नाम है यहाँ पर बलिया, और इस बलिया के कौन से गांव में, तो नगरा गांव में इनका जन्म होता है। हो सकता है आपको यहाँ पर ये IMP के तौर पर इसमें याद रखना चाहिए कि श्री राम वर्मा इनका मूल नाम है। श्री राम वर्मा इनका मूल नाम है, ये जो है हम यहाँ पर याद करके रखें। फिर आगे उनकी आरंभिक शिक्षा बलिया में हुई थी। चूंकि इनका जन्म बलिया में हुआ है तो वहीं से ये पॉइंट आपके पास
रिलेशन हो जाता है कि इनकी आरंभिक शिक्षा भी बलिया में है। तत्पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त करने के लिए जो है वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बीए की डिग्री कौन से विश्वविद्यालय से प्राप्त की, तो आंसर आपके पास आएगा वो है इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ बढ़े। आगे अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की। इंपॉर्टेंट बात है, व्यक्तिगत परिचय में आपको ये जानकारी यहाँ पर याद रखनी चाहिए। सबसे पहले उन्होंने आगरा से प्रकाशित होने वाली दैनिक पत्र सैनिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले उन्होंने आगरा से प्रकाशित होने वाले दैनिक जो पेपर था उसका नाम है सैनिक के संपादकीय विभाग में कार्य करना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर यह है कि सैनिक के संपादकीय विभाग में कार्य करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान है, या उल्टा प्रश्न कि ये जो हमारे पास अमरकांत हैं, इस अमरकांत के द्वारा निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र में संपादकीय विभाग में कार्य किया था, तो आंसर रहेगा यहाँ पर सैनिक। और यहीं से प्रगतिशील लेखक संघ से भी ये जुड़े। इसके अतिरिक्त उन्होंने दैनिक अमृत पत्रिका, एक नाम आपके पास यहाँ पर ये भी आईएमपी में चीज़ें आती है, और एक नाम आपके पास यहाँ पर दैनिक भारत के संपादकीय विभागों में भी काम किया। तो एक पॉइंट हो गया सैनिक, एक नाम हो गया अमृत पत्रिका, और एक अपने पास यहाँ पर दैनिक भारत। अमरकांत नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख कहानीकार हैं, है ना। नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख कहानीकारों में इनका नाम गिना जाता है। फिर आगे उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण, ये इनका यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक है कि उन्होंने जो भी यहाँ पर लिखा है इसमें किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेट नहीं किया, जैसा इनको दिखा वैसा जो है प्रस्तुत कर दिया, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण जीवन हो। और शहरी और ग्रामीण जीवन में विशेष करके जो मध्यम वर्गीय परिवार है कि किस प्रकार से अपनी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी की वजह से समस्याग्रस्त रहते हैं, इसका शानदार तरीके से रियलिस्टिक फॉर्म में इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। वर्तमान समाज में व्याप्त अमानवीयता, मानवीयता नहीं अमानवीयता, हृदयहीनता, पाखंड, आडंबर आदि को उन्होंने अपनी कहानियों का विषय बना करके एक एक करके यहाँ पर चित्रित कर दिया। उनकी शैली की सहजता, भाषा की सजीवता पाठकों को आकर्षित करती है। इट मीन्स यहाँ पर जैसे मैंने पॉइंट बताया था आपको कि यदि अगर आप यहाँ पर कहीं प्रश्न में थोड़े से आगे पीछे कॉन्सेप्ट आपका हो जाता है, तब वहाँ पर अगर किसी कवि विशेष के संदर्भ में अगर पूछ ले तो ये बातें आमतौर पर आती भी दिखाई थी कि सरल, सहज, सजीव तरीके से अपनी हर कोई बात बताने का प्रयास करता है, क्योंकि इनका भी उद्देश्य होता है कि इनके द्वारा लिखी गई बातों को पाठक वर्ग समझ पाए। यदि पाठक वर्ग समझ नहीं पाता तो फिर इनके लेखन का भी कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। फिर आगे आंचलिक मुहावरे, बेसिकली आंचलिक शब्द एक देहात को इंडिकेट करता है, एक गाँव को इंडिकेट करता है। आंचलिक मुहावरों और शब्दों के प्रयोग से उनकी कहानी में जीवंतता आती है। इट मीन्स ऐसा लगता है जैसे वो सजीव फॉर्म में है ना। फिर यहाँ से आगे अगला पॉइंट अपने पास है मुख्य रचनाएं अमरकांत की। जिंदगी और जोक, जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, ये कहानी संग्रह हैं। सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से ये उपन्यास है। और इन्हीं हथियारों से उपन्यास को तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है। फिर इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर उन्हें 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर, ये बाकी रचनाएं आपको याद रहें वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि अमरकांत की एक रचना जिसका नाम है इन्हीं हथियारों से, जिसे हम यहाँ पर उपन्यास की कैटेगरी में रखते हैं, इसे सन 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये आपको इसमें याद रखना ही है। 2009 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके साथ में, तो उस समय यहाँ पर 2 लोगों को साथ में मिला, और एक इनके जो जोड़ीदार थे उसका नाम है श्रीलाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप से दिया गया, है ना। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पर कि इंडिविजुअल ना दे करके दोनों का ही योगदान अच्छा था या दोनों का ही लगभग 50-50 लगता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, 2009 में मिला है, और श्रीलाल शुक्ल के साथ इनको दिया गया है। फिर यहाँ से इसमें आगे चलते हैं। अगली बात, दोपहर का भोजन गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। ये आपको याद रखना है।
ये आपको याद रखना है। यदि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का जब क्वेश्चन अगर जाएगा तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ से बड़ा सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। दोपहर का भोजन गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है। मुंशी जी इट मीन्स क्लर्क, इट मीन्स सिद्धेश्वरी के पति। मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। सिद्धेश्वरी गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती। गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती कैसे? पाठ में आगे यहाँ पर बताया गया है कि जैसे मान लो यहाँ पर अगर प्रमोद खाने के लिए आया तो प्रमोद ने यहाँ पर एक रोटी अगर खाई तो भले उसके डिब्बे में वहाँ पर उसके लिए रोटी ना हो, पर वहाँ पर वो कहती कि और लाऊं बेटा, बहुत सारा है। फिर यहाँ पर यदि अगर मोहन खाने आता है तो उसके साथ भी इस प्रकार से, रामचंद्र खाने आता है तो इस प्रकार से, उसका अपना पति रामनाथ अगर खाने आता है तो उसको भी वहाँ पर एक रोटी देने के बाद फिर कहती है कि क्या आपके लिए और रोटी लाऊं क्या? तभी कहते हैं नहीं, हमारा पेट इसमें यहाँ पर भर गया है। तो आम तौर पर कि अब वहाँ पर है नहीं, अब वहाँ पर केवल सिद्धेश्वरी के लिए ही एक रोटी बची हुई है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को उसका एहसास नहीं होने देती, गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती और उसकी आंच से अपने परिवार को बचाए रखती है। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ अगर चलें तो अगला, लेखक का उद्देश्य क्या है? निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की दयनीय स्थिति को उजागर करना। अमरकांत का लेखक का उद्देश्य क्या है? निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की जो दयनीय स्थिति होती है उसको उजागर करना। सिद्धेश्वरी और उसके बच्चों के संघर्ष के माध्यम से लेखक ये दिखाते हैं कि किस प्रकार आर्थिक तंगी, मतलब यहाँ पर जब आर्थिक तंगी होती है तो उससे शारीरिक समस्याएं भी आती है, उससे जो है मानसिक समस्याएं भी आती है और उससे आदमी जो है भावनात्मक रूप से भी कमजोर होता है। ये बातें बिल्कुल फैक्ट है, ये रियलिटी है। आप भी अपने आसपास के क्षेत्रों में यदि इस प्रकार की स्थितियां देखते हैं तो आपको भी इसमें यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि आर्थिक तंगी न केवल शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी व्यक्ति को प्रभावित करती है। यह कहानी सिर्फ भोजन की भूख नहीं है, बल्कि सम्मान, आशा और आत्मसम्मान की भूख को कहीं न कहीं दर्शाती है। लेखक का उद्देश्य मुख्य विश्लेषण गरीबी और भूख पर, सामाजिक असमानता पर, संघर्ष और आत्मसम्मान पर। परिवार के पास भोजन के लिए बहुत सीमित साधन हैं, उसके पास जीवन की कठिनाइयों से भरा हुआ है उनका जीवन। सामाजिक असमानता, एक और अमीर वर्ग आरामदायक बहुत बढ़िया तरीके से जीवन जी रहा है और दूसरी तरफ ये एक मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है जो आम तौर पर यहाँ पर इन्हें दो वक्त का भोजन भी सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। जहाँ पर भी ये कहा कि एक रोटी देने के बाद जब पूछा जाता है कि एक रोटी और लाऊं क्या, तब वहाँ पर वो भी कह देते हैं, बच्चा भी एक आध बार ऐसा कहता है कि मम्मा पेट खराब करोगे क्या ज़्यादा खिला करके, जबकि वहाँ पर वास्तव में मम्मा भी ये जानती है कि अब मेरे वहाँ पर किचन की टोकरी में और रोटी वहाँ पर नहीं है और बच्चा भी इस बात को कहीं ना कहीं जानता है। आरामदायक जीवन जी रहा है अमीर वर्ग, जबकि निम्न वर्ग के लोगों के लिए दो वक्त का भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। संघर्ष और आत्मसम्मान, सिद्धेश्वरी भले ही, तो अपने को ये नाम याद रखना है, सिद्धेश्वरी है ना, दोपहर के भोजन की मुख्य नायिका के रूप में इसी को चित्रित किया गया है। सिद्धेश्वरी भले ही कठिनाइयों से घिरी हो, लेकिन वह आत्मसम्मान से समझौता नहीं करती। वह अपनी गरीबी को मजबूती मानते हुए आत्मगौरव बनाए रखती है। फिर आगे व्यक्तित्व, यहाँ पर मैंने कहा कि एक सिद्धेश्वरी है, इनके पति हैं रामनाथ, 3 बेटे हैं, रामचंद्र, मोहन और प्रमोद की बात इसमें है, तो एक ही दो लाइन इनके बारे में। सिद्धेश्वरी कहानी की नायिका। सिद्धेश्वरी एक गरीब लेकिन स्वाभिमानी महिला है। अगला शब्द याद रख लेना, स्वाभिमानी महिला। वह अपनी गरीबी के बावजूद अपने बच्चों के लिए संघर्ष करती है और उन्हें बेहतर जीवन देने का प्रयास कहीं ना कहीं करती है। फिर अगला रामनाथ कौन, तो आंसर आएगा, पहला पॉइंट तो अपने को ये याद रखना है कि ये सिद्धेश्वरी के पति हैं। सिद्धेश्वरी के पति का नाम दोपहर के भोजन नामक रचना में किस नाम से उल्लेखित किया गया है? रामनाथ के नाम से। इनकी नौकरी क्या है? साधारण क्लर्क, लिपिक है। इतना पैसा नहीं मिलता कि घर के लोग जो है वो दो वक्त का सही तरीके से, ठीक ठाक तरीके से सभी पेट भर करके भोजन भी कर ले, ये यहाँ पर बात इसमें नहीं होती। और महीना आते आते फिर वापस तंगी हालत में चले जाते हैं। आर्थिक स्थिति उनका वेतन कम है, जिससे पूरे परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। स्वास्थ्य,
आर्थिक तंगी और संघर्षपूर्ण जीवन के कारण उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, लेकिन स्वास्थ्य न ठीक होने की वजह के बावजूद भी वो आदमी लगातार अपना काम कर रहा है। संघर्षल जीवन, परिवार के भरण पोषण के लिए वे कठिन परिस्थितियों में भी लगातार काम करते रहते हैं। फिर यहाँ से बात आएगी इनके बच्चों की, जिसमें एक है रामचंद्र, मासूमियत और भूख की पीड़ा को दर्शाता है। रामचंद्र बड़ा बेटा, जिसकी उम्र लगभग इस पाठ में दोपहर के भोजन में बताया गया है 21 वर्ष, वह एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रूफ रीडिंग का काम करता हुआ दिखाई देता है। यह कार्य सीख रहा है। मोहन मझला बेटा, मतलब रामचंद्र से छोटा कौन, तो आंसर अपने पास है यहाँ पर मोहन, जिसकी उम्र 18 वर्ष है। वह हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। और जब आपस में ये चर्चा होती है तब एक दूसरे की यहाँ पर बातें भी करते हैं कि माँ मोहन भी पढ़ने में, या जैसे इसकी माँ कहती है मोहन भी पढ़ने में कितना तेज है, वो अपने दोस्त के यहाँ कहीं पढ़ने के लिए गया होगा। फिर यहाँ पर प्रमोद सबसे छोटा, जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष है, वो बहुत कमज़ोर है और कुपोषित है। बेसिकली इसी को ऐसा बताया गया है कि एक जगह ऐसा पड़ा हुआ है और सिद्धेश्वरी आती है, इसके ऊपर कपड़ा ढाक देती है, बाद में इसके पास जाती है और ये देखती है नाक के पास हाथ लगा करके कि इसका जो है रेस्पिरेशन सिस्टम, श्वसन प्रक्रिया चल रही है या नहीं। और फिर जो है ये बच्चा धीरे से वहाँ पर उसमें पानी छिड़कती है, बच्चा उठता है और फिर थोड़ा बोड़ा जो खाना खाना होता है वो खा लेता है। तो ये जो है प्रमोद इसमें यहाँ पर सबसे भयंकर स्थिति में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का सबसे ज़्यादा असर इसी पर होता हुआ दिखाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरा परिवार सफ़र कर रहा है, सब एक एक रोटी में पेट भरने का काम करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर संघर्ष की ही बात है ना। तो ये अपने को इसमें 5 नाम अच्छे से याद रख लेना, सिद्धेश्वरी, रामनाथ, रामचंद्र, मोहन और प्रमोद, ये नाम अपने को याद होना चाहिए और एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार याद होना चाहिए। ये यदि याद है तो आपका प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा, इतनी पूरी उम्मीद है। निष्कर्ष एक कहानी नहीं बल्कि समाज का यथार्थ है। अमरकांत ने अत्यंत संवेदनशीलता के साथ ये दिखाया कि कैसे एक साधारण भारतीय परिवार भूख और गरीबी से जूझते हुए भी अपने सम्मान को बनाए रखने की कोशिश करता है। यह कहानी पाठकों को, अब ये ध्यान रखना है, आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, यह कहानी पाठकों को गरीबी की वास्तविकता को समझने, आपको भी समझना पड़ेगा, गरीबी की वास्तविकता को समझने और समानुभूति सहानुभूति विकसित करने के लिए प्रेरित करती है कि यदि आप भी अपने आसपास इस प्रकार के दयनीय वाले परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को अगर देखते हैं, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन अगर अच्छी हैं और आप अगर बहुत बढ़िया वाली लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, तो आपका भी धर्म ये बनता है कि वो भी 2 वक्त का कम से कम खाना रोटी तो खा ले। तो यहाँ पर यह समानुभूति सहानुभूति का मतलब भी यही होता है कि यदि आज आप उस परिस्थिति में होते, कहाँ पर आंसर आता है कि सिद्धेश्वरी, रामनाथ या फिर रामचंद्र, मोहन, प्रमोद की स्थिति में अगर आप होते तो आपको कैसा लगता। आप जो है उस जगह पर जाकर के महसूस कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा, तब फिर आपके अंदर समानुभूति सहानुभूति जागृत हो जाएगी कि नहीं, आज इनकी दयनीय स्थिति है, इनकी किसी न किसी प्रकार से मदद करनी चाहिए। बेसिकली पाठकों को इसी बात के लिए, या आप जैसे होनहार टीचरों को इसी बात के लिए ये पाठ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। सेशन अपने पास अगला है क्वेश्चन आंसर का। पहले इनसे जो कवि से रिलेटेड, जो जीवन परिचय से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं पॉपुलर वाले, उनको देखते हैं, फिर पाठ की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, अमरकांत का मूल नाम है ए अमरनाथ वर्मा, बी श्रीराम वर्मा, सी सत्येंद्र वर्मा, डी विजय वर्मा। क्या लगाएंगे इसका आंसर? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही इसका आंसर यहाँ पर शिखा का आंसर आ गया है। बाकी लोग भी इसमें यहाँ पर बराबर ठीक है। महेश, चलें, इसमें यहाँ पर इसका उत्तर है श्रीराम वर्मा, मतलब अमरकांत का जो मूल नाम है वो क्या है, तो उत्तर जाएगा श्रीराम वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इसने भी यहाँ पर समर्थन कर दिया है, ये टिक लगाया है, ये इधर की तरफ गया था लेकिन टिक किस पर जो है लगाया है, इट मीन्स यहाँ पर श्रीराम वर्मा इसका उत्तर सही है। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी वाराणसी और डी बलिया। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर यहां पर क्या होगा? बिल्कुल इसका उत्तर होगा आपके पास यहां पर ये है बलिया, है ना। इसका नेक्स्ट वाले पॉइंट का आंसर आपके पास क्या है? बलिया जिले में जो है इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बताने के लिए आपके पास आ गया कि सही है। अमरकांत ने बीए की डिग्री कहां से प्राप्त की?
ए काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय और डी लखनऊ विश्वविद्यालय। बाकायदा यहाँ पर जब इस परिचय देखा था इनका तब वहाँ पर बताया था सही बात। इसमें यहाँ पर इन्होंने बीए की डिग्री कहाँ से प्राप्त की, तो इसमें इसका उत्तर क्या जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। बाकी वाले आंसर इसमें यहाँ नहीं हैं, है ना। चलते हैं अगली तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अमरकांत को 2007 में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अमरकांत को 2007 में किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ए मौत का नगर, बी सुखजीवी, सी इन्हीं हथियारों से और डी जिंदगी और जोक। इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर अपने पास है यहाँ पर, इन्हीं हथियारों से ये आंसर जाएगा। इनमें से जो है ये आंसर बाकी के क्या हैं, गलत हैं। अच्छा प्रश्न है, अपना एक अलग से बारीक वाला नोट्स बना करके ऐसी चीज़ों को याद रखने का प्रयास करें। चलते हैं यहाँ से अगली तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल इसने भी यहाँ पर बता दिया कि यही है अगला पॉइंट। दोपहर का भोजन कहानी का मुख्य विषय क्या है? ए प्रेम और त्याग की बात की गई है, सवाल ही नहीं उठता। बी गरीबी और भूख, सी शिक्षा और समाज, डी राजनीति और सत्ता। किसकी चर्चा है जल्दी से बताओ। दोपहर के भोजन कहानी का मुख्य विषय, बिल्कुल सही जवाब आपका जो है इसमें यहाँ पर उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर है वो है इसमें गरीबी और भूख। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोगों का आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोपहर का भोजन कहानी किस वर्ग की कठिनाइयों को दर्शाती है? ए उच्च वर्ग, बी निम्न मध्यम वर्गीय, सी व्यापारी वर्ग और डी ग्रामीण सामंत वर्ग। क्या रहेगा आंसर जल्दी? बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर अपने पास है यहाँ पर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न मध्यम वर्गीय कहानी बताई गई है। इसका उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकांत का संबंध किस साहित्यिक आंदोलन से रहा है? ए छायावाद, बी प्रगतिवाद, सी नई कहानी आंदोलन और डी प्रयोगवाद। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है नई कहानी आंदोलन के मुख्य कहानीकारों में से इनका नाम भी आता हुआ दिखाई देता है, तो आंसर है यहाँ पर सी। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमरकांत ने अपनी साहित्यिक पत्रिका, अपनी साहित्यिक जीवन की शुरुआत किस क्षेत्र से की थी? क्या इन्होंने उपन्यास लिखना शुरू किया? ए इन्होंने पत्रकारिता में काम किया, सी इन्होंने नाटक लेखन में काम किया, इन्होंने संपादन का काम किया। बिल्कुल सही जवाब, इसमें अगर आपने देखा हो तो सैनिक नामक पत्रिका से जब ये अपना कामकाज यहाँ पर स्टार्ट, पत्र से जो है कामकाज स्टार्ट करते हैं, संपादकीय विभाग में वहाँ पर काम करते हैं, तो आंसर इसमें यहाँ पर क्या जाएगा, पत्रकारिता से अपने करियर की शुरुआत करते हैं, तो उत्तर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दोपहर का भोजन कहानी में मुंशी जी का परिवार किस चीज पर निर्भर था? ए सरकारी सहायता पर, बी आने वाली तनख्वाह पर, सी खेतों की फसल पर और डी रिश्तेदारों की मदद पर। अब देखो सारे पॉइंट ऐसे लगते हैं जैसे बड़े नियर के ऑप्शन हो। यदि यहाँ पर पाठ की समझदारी नहीं होगी, एक जो बेसिक कीवर्ड्स होते हैं वो नहीं पता होंगे, तो फाइल लिपट जाएगी, है ना। रिश्तेदारों की मदद की चर्चा नहीं है, खेतों की फसल की चर्चा नहीं है, सरकारी सहायता की इसमें यहाँ पर चर्चा नहीं है। वो एक मुंशी की, क्लर्क की, एक छोटे सरकारी कार्यालय में कहीं नौकरी करते हैं और वो जो तनख्वाह मिलती है उस पर उनका जीवन चलता है, तो आने वाली तनख्वाह पर इसका आंसर यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्धेश्वरी का चरित्र किस गुण को दर्शाता है? क्या सिद्धेश्वरी को इस पाठ में यहाँ पर लालची बताया गया है? क्या सिद्धेश्वरी को स्वाभिमानी से युक्त बताया गया है, या वो क्रोध से युक्त महिला है, या वो लोगों से ईर्ष्या करती है? नहीं, गरीब हैं लेकिन स्वाभिमान है, और इतना यहाँ पर स्वाभिमान कि एहसास नहीं होने देती, जो घर के बाकी जो सदस्य होते हैं उनको जो है वो एहसास नहीं होने देती हैं। इस पार्ट में यहाँ पर अमरकांत साहब ने बताया है कि वो जो है उसका नेचर कैसा है, तो स्वाभिमान वाला है। अगला 11, अमरकांत को 2009 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बिल्कुल सही बात, पर किस लेखक के साथ? अच्छा प्रश्न है, किस लेखक के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फणीश्वर नाथ रेणु के साथ नहीं, रांगे राघव के साथ नहीं, निर्मल वर्मा के साथ नहीं, श्रीलाल शुक्ल
और अमरकांत, इन दोनों को 2009 में संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, वो है अपने पास यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अमरकांत की लेखन शैली, अमरकांत की लेखन शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? ए, क्या कठिन भाषा में लिखते हैं? बी, अलंकारों की अधिकता होती है इनकी रचनाओं में? सी, ये सरलता से लेकिन जो समाज में दिखाई दे रहा है उसको यथार्थता के साथ प्रस्तुत करते हैं? डी, दार्शनिकता के साथ। क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर होगा अपने पास कठिन भाषा में। देखो मैंने आगे नहीं यहां पर बार बार चेता रहा हूं कि जब इस प्रकार के अगर ऑप्शन आते हैं तो ऐसे ऑप्शन तो आपको काट ही देने चाहिए। जब हमको यहां पर प्रश्न में संपट नहीं पड़ रही हो तब उसका उत्तर अपने पास सरल, सहज, यथार्थ और इस प्रकार की जो बातों वाला जो ऑप्शन होता है उसको अपने को यहां पर चुनाव करना है। तो उत्तर इसमें यहां पर क्या रहेगा? तो आंसर इसमें है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अमरकांत की प्रमुख कृति जिंदगी और जोग क्या है? ए, वो कविता संग्रह है? बी, वो कहानी संग्रह है? सी, वो नाटक है? या डी, वो आत्मकथा है? जैसे यहाँ पर अपन ने इसमें जिनका परिचय लिया था तो उस समय यहाँ पर कुछ कहानी संग्रह और कुछ उपन्यासों की इसमें चर्चा की थी, है ना। तो इसका उत्तर क्या है? बिल्कुल सही जवाब, उत्तर आएगा अपने पास कहानी संग्रह है जिंदगी और जोग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दोपहर का भोजन कहानी में पात्रों की स्थिति कैसी है? इट मीन्स यहाँ पर जो सिद्धेश्वरी है, रामनाथ है, रामचंद्र है, मोहन है, प्रमोद है, इनकी स्थिति कैसी है? क्या ये समृद्ध और खुशहाल है? क्या ये विद्रोही और क्रांतिकारी हैं? क्या ये धार्मिक और भक्तिमय है? नहीं, ये संघर्षशील है और ये इनका जीवन जो है वो कैसा है? अभावग्रस्त है। तो उत्तर क्या जाएगा इसमें यहाँ पर? बी, है ना। बिल्कुल सही जवाब। मुझे लगता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बन चुका है, इतनी उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट जो है आपका बन चुका है। पाठ पर आधारित प्रश्नों में मेरा अपना विद्यार्थी, जो प्यारा विद्यार्थी, वो तो प्रश्न नहीं गलत करेगा, इतनी उम्मीद है। ठीक है, सही यस या नो, इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके दें कि हाँ हमारे कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन का मुख्य विषय क्या है? प्रेम और त्याग, गरीबी और भूख, शिक्षा और समाज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो उत्तर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि अब जो भी कॉन्सेप्ट बन गया है, पाठ की जो रिदम है वो समझ में आ गया है। तो इसका उत्तर है अपने पास गरीबी और भूख, यहाँ पर इसका आंसर जाएगा। अगला, दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी का जो चरित्र है वो किसका प्रतीक है? ए, विलासिता और ऐश्वर्य से वो जीवन जी रही है? बिल्कुल भी नहीं। राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में उन्हें उभारा गया है, धार्मिक विचारधारा के रूप में उन्हें दिखाया गया है, या गरीब वर्ग की संघर्षशील महिला के रूप में उसे चित्रित किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल सीखा वीरेन जो है इसमें, यहाँ पर इसका आंसर क्या है? तो वह है आपके पास गरीब वर्ग की संघर्षशील महिला के रूप में उसे कहीं ना कहीं चित्रित किया गया है। फिर अगला, कहानी में कौन सा तत्व समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता को दर्शाता है? ए, अब कहानी इट मीन्स कौन सी? तो आपके पास है दोपहर का भोजन, लिखने वाला कौन है? अमरकांत, है ना। ए, गरीबों का भोजन के लिए संघर्ष करना, बी, धनी वर्ग का परोपकार करना, सी, धार्मिक अनुष्ठान करना, या बच्चों की शिक्षा करना। तो इसमें यहाँ पर जो आर्थिक विषमता को दर्शाता है वो ये है कि गरीबों का भोजन के लिए संघर्ष करना, आर्थिक विषमता और अमीर वर्ग के द्वारा विलासिता का जीवन जीना, क्योंकि वो परोपकार का कोई काम तो यहाँ पर कर नहीं रहा है। तो इसलिए इस पार्ट में ये बताया कि एक तरफ इतना जो है विलासिता का जीवन जी रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर 2 वक्त के लिए भोजन के लिए तरस रहे हैं, है ना। तो आंसर इसका क्या है? ए। अगला, क्वेश्चन नंबर 18। सिद्धेश्वरी का चरित्र मुख्य रूप से किस गुण को प्रकट करता है? ए, आत्मसम्मान और संघर्ष को, बी, लोभ और स्वार्थ को, सी, असहायता और पराजय को, डी, क्रोध और प्रतिशोध को। बिल्कुल, इसमें यहाँ पर जिस बात का बोध है वो है आत्मसम्मान को डिगने नहीं देते, भले ही उनको वहाँ पर संघर्ष करना पड़ रहा है ना। और इस बात के लिए बेटा 1 रोटी और लाऊं, जबकि पता है कि अब अगली बेटे के लिए है ही नहीं। बेटे के द्वारा भी कह देना, नहीं मम्मा मेरा पेट खराब हो जाएगा, मैं जो है ज़्यादा नहीं यहाँ पर खा रहा हूँ, क्या मेरा ज़्यादा खिला करके मेरा पेट खराब करोगे? तो इस प्रकार की जो बातें आती भी दिखाई देती है वो सब एक दूसरे का कहीं ना कहीं आत्मसम्मान यहाँ पर बनाए रखने का काम कर रहे हैं।
कहानी दोपहर का भोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, समाज में व्याप्त गरीबी और भूख की स्थिति को दिखाना, बी, धार्मिक आस्थाओं को मजबूत करना, सी, शिक्षा के महत्व को उजागर करना, डी, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। बिल्कुल सही जवाब, समाज में व्याप्त गरीबी और भूख की स्थिति को दिखाना, है ना। 20, दोपहर का भोजन कहानी में मुख्य पात्र कौन है? ए, मुंशी जी, बी, रामलाल, सी, सिद्धेश्वरी और डी, रमेश। तो आपने यहाँ पर देखा है कि मुंशी जी जिन्हें यहाँ पर रामनाथ के नाम से जाना गया है, लेकिन यहाँ पर जिसकी चर्चा है, जिसको नायिका के रूप में, मुख्य नायक के रूप में यहाँ पर जिसे मुख्य पात्र के रूप में उभारा गया है, वो आपके पास यहाँ पर क्या है? तो इसका उत्तर क्या जाएगा? सटीक वाला आंसर क्या जाएगा? तो इसका आंसर है सिद्धेश्वरी, है ना। तो आंसर अपने पास यहाँ इसमें लगाना है अपने को। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो उत्तर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में गरीबी किस प्रकार दर्शाई गई है? ए, महलों के चित्रण के रूप में, परिवार के भोजन के लिए संघर्ष, विलासिता के साधन की अधिकता से, या शिक्षा की उच्च गुणवत्ता से। तो गरीबी किस प्रकार से दिखाई गई है कि परिवार, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जो आमतौर पर 2 वक्त के भोजन के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। तो इसका उत्तर है अपने पास बी। नेक्स्ट पॉइंट, कहानी में लेखक ने किस सामाजिक समस्या को उजागर किया है? ए, शिक्षा में असमानता, बी, बेरोजगारी और गरीबी, सी, महिला सशक्तिकरण और डी, तकनीकी प्रगति। बिल्कुल, इसका उत्तर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर है बेरोजगारी और गरीबी के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, दोपहर का भोजन कहानी की भाषा की विशेषता क्या है? के क्लिष्ट और अलंकारिक हैं, बी, सरल और यथार्थवादी हैं, सी, आध्यात्मिक और गूढ़ हैं और डी, वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक हैं। कैसी हैं? बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है कि ये सरल और यथार्थवादी हैं। तो आंसर अपने पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश कहानी के भाव को गहराई देता है? कहानी के भाव को, अभी यहाँ पर ऐसा प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश अमरकांत की रचना दोपहर का भोजन कहानी के भाव को गहराई देता है? ए, रोटी के लिए तरसना, बी, पैसों की वर्षा होना, सी, सपनों का महल बनाना और डी, धरती आकाश एक कर देना। बिल्कुल सही जवाब, रोटी के लिए तरसना, है ना। इसमें यहाँ पर क्या है, क्योंकि फाइनली तो पार्ट जो है उधर की दिशा में ही जा रहा है, तो इसका सटीक उत्तर बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर आएगा अपने पास ए। अगला क्वेश्चन नंबर 25, अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन का निष्कर्ष क्या है? ए, गरीब परिवार भी धन का दुरुपयोग करते हैं, बी, गरीबी के बावजूद आत्म सम्मान बनाए रखना संभव है, सी, अमीर और गरीब दोनों समान रूप से संघर्ष करते हैं, डी, शिक्षा ही सभी समस्याओं का समाधान है। तो गरीबी के, देखो दोनों संघर्ष तो नहीं है, ये तो विलासिता की जिंदगी जी रहा है। अब ऐसी स्थिति में इसका सटीक आंसर क्या जाएगा? गरीबी के बावजूद आत्मसम्मान बनाए रखना संभव है, जो है 25 का आंसर बी। नेक्स्ट पॉइंट 26, रामनाथ किस प्रकार की नौकरी करते हैं? क्या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के रूप में जब दोपहर के भोजन में रामनाथ का चरित्र को दिखाया गया है, तो वो क्या शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, क्या वो किसान के रूप में काम कर रहे हैं, ये वो सरकारी कार्यालय में क्लर्क का काम कर रहे हैं, ये वो दुकानदार की का जो है काम कर रहे हैं? तो इनमें से यहाँ पर इनकी चर्चा नहीं है, उन्हें सरकारी कार्यालय में क्लर्क के रूप में चित्रित किया गया है ना। तो उत्तर जाएगा वो है अपने पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, रामनाथ का स्वभाव कैसा है? रामनाथ का स्वभाव कैसा है? संघर्षशील और आत्मसम्मानी, आलसी और लापरवाह, क्रोधी और निर्दयी, धोखेबाज और चालाक। इसकी यहाँ पर चर्चा नहीं है, संघर्षशील और आत्मसम्मानी जो है उन्हें बताया गया है। तो इसका उत्तर अपने पास क्या है? ए। नेक्स्ट पॉइंट, रामचंद्र क्या कार्य करता है ना? रामनाथ का सबसे बड़ा बेटा, मझला बेटा मोहन और सबसे छोटा बेटा प्रमोद। तो यहाँ पर जिसकी बात की जा रही है दोपहर के भोजन की कहानी के संदर्भ में, रामचंद्र का क्या काम है, मतलब क्या काम करता है, यहाँ पर अमरकांत ने क्या काम करते दिखाया है? ए, वो शिक्षक है, बी, वो किसी दुकान पर कार्य करता है, सी, समाचार पत्र में प्रूफ रीडिंग सीख रहा है और डी, मजदूरी करता है। तो बकायदा बिल्कुल सही जवाब, इसमें यहाँ पर प्रवीण और आदि लोगों का जो है इसमें आंसर है कि समाचार पत्र में प्रूफ रीडिंग सीख रहा है ना। बिल्कुल सही जवाब, उत्तर है अपने पास सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन किस स्तर की पढ़ाई कर रहा है? इट मीन्स यहाँ पर रामचंद्र से छोटा वाला और प्रमोद से बड़ा वाला, जिसे मझले लड़के के रूप में चित्रित किया गया है, वो प्राथमिक विद्यालय में है क्या? वो हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो कॉलेज में प्रवेश लिया है उसने, या डी नौकरी कर रहा है? तो उसे यहाँ पर किस प्रकार से दोपहर के भोजन की कहानी में चित्रित किया गया है? तो हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी के रूप में उसे चित्रित किया गया है। तो आंसर क्या जाएगा? ये है आपके पास बी। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 30, प्रमोद की क्या विशेषता है? इट मीन्स दोपहर के भोजन कहानी के संदर्भ में प्रमोद को यहाँ पर किस रूप में उसे दिखाया गया है? क्या वो बहुत अमीर बच्चा है? अरे उनके पिताजी ही जब निम्न मध्यम वर्गीय है तो प्रमोद अमीर कहां से हो गया? बी, पढ़ाई में सबसे आगे रहता है। सी, बहुत कमजोर और कुपोषित रूप में उसे दिखाया गया है। और डी, खेल कूद में उसे निपुण बताया गया है। क्या है इसका आंसर? सही, इसका आंसर है यहाँ पर कि प्रमोद जो सबसे छोटा बच्चा है सिद्धेश्वरी और रामनाथ का, उसे बहुत कमजोर और कुपोषित बताया गया है। तो आंसर जाएगा यहाँ पर सी, है ना। इसका उत्तर क्या है? सी। अगला प्रश्न, सिद्धेश्वरी का मुख्य संघर्ष किससे संबंधित है? वो समाज में सम्मान पाने चाहती हैं, बी, अपने बच्चों के लिए भोजन और बेहतर जीवन की तलाश कर रही है, अपने पति के साथ विवाद करने का जो है, या फिर नौकरी प्राप्त करने का? क्या है इसका? बिल्कुल सही जवाब इसका आंसर है कि अपने बच्चों के लिए भोजन और बहुत बेहतर जीवन के लिए बेहतर जीवन की तलाश कहीं ना कहीं करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये आपके पास दोपहर का भोजन 13वीं यूनिट का जो पॉइंट था, दोपहर का भोजन, अमरकांत की एक प्यारी रचना। कॉन्सेप्ट 100% आपका बन गया होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया होगा। पार्ट कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है वो आप इतनी हिम्मत जरूर करें कि कैसा लगा। ठीक है, फिर अगले पाठों के साथ यहाँ पर अगेन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।